मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। गुड आफ्टरनून इंद्रदेव, अमित, प्रदीप और प्रदीप भाई कितनी बार गुड आफ्टरनून लिखेगा, छोड़ दे। रिमांशु, मोहित, तिम, ति, अरे क्या नाम लिखा, मांग लिखा, क्या लिखा है? ये बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को। जल्दी से जुड़ जाइए। दीपू भाई, सत्यवीर भाई, मोहित भाई, मौसमी, वाओ क्या प्यारा नाम है, मौसमी। जल्दी आ जाइए मेरे प्यारे बच्चे, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सोनू, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सोनू, विपुल, मोहित। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है। कहता है, इफ द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड डी सी ई इज 45 डिग्री। फिगर बड़ी बनानी पड़ेगी। देखिए मेरे बच्चे, ऐसे कह रहा है ये कोई सर्कल है, ठीक है जी। ये सर्कल की कोई टेंजेंट है। ये सर्कल की बाबू कोई टेंजेंट है। अब नियम शायद आप जानते होंगे कि टेंजेंट जो है, ये इसको मिला रहा है और ये वाला एंगल दे रहा है 45 डिग्री का मेरे प्यारे बच्चों। इसको क्या हो रहा है यार आज? ये वाला एंगल है मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री का। तो ये थ्योरम आप जानते भी हैं माफ करना भाई, कि किसी कोण और टेंजेंट से मिलके जो एंगल बनता है, इस कोण से इधर जो भी एंगल बनेगा वो सारे 45 के ही बनेंगे। यानी ये जो एंगल बनेगा ये 45 का ही बनेगा। आप कहेंगे ठीक है, ये बात सर समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर ये सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर से जब इसको मिलाओगे तो सेंटर पे बना हुआ एंगल इस पार्ट का डबल होगा। आप कहेंगे बिल्कुल डबल होगा। तो ये 45 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, ये हो जाएगा सर 90 डिग्री। हाँ है ना? अब अच्छा, ये तो बेसिक ही तरीके से हो जा रहा है, इसमें तो जरूरत ही नहीं। चलिए ठीक है। दीपक है, ये आज बोर्ड को हो क्या रहा है? लिखा हुआ मिट नहीं रहा, इस पे कुछ हो रहा है क्या? अहं, ये ना फिर एग्जिट करके चलाना पड़ेगा। एक बार एग्जिट करके चला दे, बोर्ड सही चल नहीं रहा। कोई ना, मैं इस सवाल को कर लेता हूं तो अगले में लगा दियो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से ये टेंजेंट को मिलाएंगे, 90 डिग्री बनेगा। ये 45 है तो ये कितना होगा? 45 डिग्री। अब कह रहा है कि यहां से ये कोई लाइन है जो इसके ऊपर 90 बना रही है। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये कोण भी क्या होगा? 45 होगा। और आपको समझना चाहिए कि 45 है तो ये भी 45 होगा, रेशियो यानी 1:1 होगा।
अब सवाल में क्या कह रहा है, कहता है सी डी, जो ये पूरी लेंथ है सी डी, ये पूरी लेंथ है भैया कितनी, 10√2। अगर पूरी लेंथ सी डी 10√2 है बाबू, तो ये लेंथ कितनी होगी, 5√2। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक, तो यहां से यहां तक की लेंथ है 5√2, तो ये 5√2 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, 5√2। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। तो यहां से सर्कल की रेडियस निकाल देंगे, आप कहेंगे निकल जाएगी। भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 5√2 ये 5√2, तो ये लेंथ निकाल लो कितनी आएगी, तो ये आएगा 10। तो ये लेंथ आएगी मेरे बच्चे 10 यहां से यहां तक की। आप कहेंगे हाँ ठीक है, रेडियस आ गई 10 पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये 10 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 10। तो ये 10, ये 5√2। अब कह रहा है कि ये वाली लेंथ निकाल के बताइए। तो भैया मोरे, अब आपको ये वाली पाइथागोरस थ्योरम देखनी है, इसमें ये वाली साइड चाहिए। तो ये बेस हो गया 5√2, हाइट हो गई 10 - 5√2, हाँ है ना। तो ये हाइपोटनियस हो गया, इसका नाम है ए। तो ए सी चाहिए आपको बाबू, और कुछ थोड़ी चाहिए। तो ए सी स्क्वेयर बराबर होगा 10 - 5√2 का वर्ग जमा में 5√2 का वर्ग। तो देखो भाई 10 का वर्ग 100, 5√2 का 25 दूनी 50, प्लस 2 धाई 20, 10 5 50, 100√2। और ये होगा 5 का वर्ग 25 दूनी 50, तो 50 50 100 100 200, 200 तो हो गया मेरे बच्चे ये, हाँ है ना। और आप जानते हैं 100 हो गया ये। अब यहां √2 की लंबाई हमें ले लेनी है डेसिमल में। तो आप जानते हैं कि √2 की लेंथ क्या हो जाती है मेरे बच्चे, 1.44। √2 की वैल्यू बताइए क्या होती है, बताओ जी। तो या तो आप 1.4 ले लीजिए, क्योंकि लगभग आंसर पूछ रहा है, हाँ है ना। तो 100 को 1.4 से गुना करेंगे मेरे बच्चे तो 140 आएगा। बताइए भाई। तो 1.4 ले लीजिए या 1.41, जो मर्जी कर लीजिए। अगर 1.41 लेते हैं तो 100 को 1.41 से करेंगे 141, और 200 ये, तो ए सी स्क्वेयर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 341 का स्क्वेयर रूट। अब मेरे बच्चों यहां परफेक्ट स्क्वेयर देख लो आसपास, भाई 14 का वर्ग 196, 15 का 225, 18 का 324, तो ये लगभग 18.5 के आसपास आएगा, है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों 18.5 के आसपास आएगा, है ना। तो इसका जो आंसर आना चाहिए लगभग 18.5 के आसपास। अरे दीपक है, ये लग भी नहीं रहा सही से। ये देख इस, अगर जैसे ऊपर ले जाए ना इसको, अच्छा अब जा रहा ऊपर तो, लेकिन हो नहीं रहा वैसे। लगा दूं? हाँ लगा दे। अच्छा 2 सेकंड रुकना बस। शायद इसके ऊपर ज्यादा फाइलें हो गई हैं, वो फाइलें डिलीट कर दो बोर्ड की सारी आज। वो तो खाली कर दी थी सर। जितनी फाइलें लगभग सारी डिलीट मार दो, ताकि ये हैंग ना हो। ठीक है, हाँ अब ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज करिए।
ये मेरे बच्चे, कहता है दी गई आकृति में पी क्यू आर एक चतुर्भुज है, क्यू आर 18 सेंटीमीटर है, क्यू आर 18 सेंटीमीटर है, पी एस 9 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करिए क्या होगा। तो कहता है ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि यार इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है दोस्त, इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे इस लाइन को भी आगे बढ़ा लेते हैं। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, इसको घट कर लेते हैं। अब मेरे, या मैं इसको बना ही देता हूं मेरे भाई। बेसिकली ये पूरी बड़ी ट्रायंगल है, हाँ है ना। अब ये यहां ऐसे बना हुआ है, ये P, ये Q, ये R, ये S। अब आप समझ गए कि ये एंगल 60 डिग्री है बाबू, ये एंगल 60 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल बनी पूरी, हमने इन साइडों को बढ़ा दिया, तो ये साइडें कितनी होंगी, मतलब ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब ये कह रहा है कि ये एंगल है 150 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, या उसकी भी जरूरत नहीं, ये 150 है तो ये कोण कितना आया, तो आप कहेंगे 30 डिग्री होगा। क्यों होगा जी 30 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम कितना होता है मेरे बच्चे, 150 डिग्री, हाँ है ना 180, तो 150 घटाएंगे 30 हो जाए, ये 60, ये 30, 90, तो ये कोण भी कितना बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का। अब कहानी को और आगे लेके चलते हैं। कह रहा है क्यू आर की जो लेंथ है वो है 18, तो ये लेंथ है 18, ये वाली जो लेंथ है पी एस की ये है 9, ठीक है जी। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, ये 60 60 60 बना, तो ये जो बड़ी ट्रायंगल बनी ए क्यू आर, ये इक्विलेटरल होगी और इसकी साइडें हैं 18, तो इसका एरिया हो गया √3/4 a², 18 का वर्ग। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। इसमें से अगर मैं इस वाली ट्रायंगल के एरिया निकालना चाहूं, आपको दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई। 30 डिग्री क्या रेशियो बनाता है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री बनाता है सामने वाली साइड 1, तो ये वाली साइड √3, तो √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/√3। भाई समझो, 30 डिग्री के सामने वाला 1, ये वाली √3, 60 के सामने वाला √3, ये वाला 1, तो √3 यूनिट 9 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू 9/√3, तो ये लेंथ आ गई। तो इस ट्रायंगल के एरिया कितना होगा इस वाली का, तो आप कहेंगे सर इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया 9 और हाइट हो गई 9/√3, हाँ है ना। तो मैं पूरी ट्रायंगल के एरिया में से ये वाला एरिया हटा दूंगा, तो इस क्वाड्रिलेटरल का मेरा एरिया आ जाएगा। अब आप एक चीज और भी कर लेना ताकि कैलकुलेशन आसान लगे, इस √3 का हर का प्रीमेकरण कर दो, ऊपर नीचे गुना, हाँ है ना। तो इसको काट देना, इससे 3 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेना, आसानी से आंसर निकल जाएगा, ठीक है जी। दिल गया दिल गया, करिए। दीपक है, सारे सवाल लगाए भी नहीं तूने इसमें पीएनजी में, 7 8 ही सवाल है ये तो सारे। आइए मेरे बच्चे पढ़िए। कहता है एम एन ओ पी एक समानांतर चतुर्भुज है, पी एम को जड़ तक बढ़ाया गया है, पी एम को जड़ तक बढ़ाया गया है, ओ जेड एम एन और पी एन को वाई तथा एक्स पर प्रतिच्छेदित करता है यदि ओ एक्स की लेंथ है 27
और एक्स वाई की लेंथ है 18 सेंटीमीटर। तो वाई जेड की लेंथ हमें निकालनी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझाता हूं। ऐसी ही फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूं। ये है P, ये है Q, ये है N, ये है M। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको इस बात को समझना होगा कि पैरेललोग्राम की हर एक साइड आपस में, मतलब आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं। हाँ है ना। दूसरी चीज, अगर ये दोनों साइडें पैरेलल हैं तो वो सवाल में कह रहा है कि भैया हमने यहां से एक लाइन खींच दी, यहां से एक लाइन खींच दी इस पे, ठीक है जी। फिर क्या हुआ जी? फिर कह रहा है एक लाइन हमने और खींच दी यहां से, ये भी ठीक है जी। ये जो पॉइंट है ये है एक्स, ये जो पॉइंट है ये है वाई। ठीक है सर, अब आप कहना क्या चाह रहे हो वो बताओ। तो सर हम कहना आपको ये चाह रहे हैं भैया जी कि अगर मैं जिस पे अब ये हाईलाइट करूंगा ट्रायंगल को, उस ट्रायंगल को ले लूं आपको समझाने के लिए, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम आप कहेंगे बिल्कुल। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन गई, बिल्कुल सर। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन गई, बिल्कुल सर। तो मेरे बच्चे जो ये हाईलाइट कर रखी है ट्रायंगल, ये दोनों की दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। आप कहेंगे कैसे हो जाएगी सर? बाबू ये आप जानते हैं कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन से कोई ट्रायंगल बनते हैं इस तरह क्रॉस होके, तो दोनों सिमिलर होते हैं। हाँ है ना, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये कह रहा है ओ एक्स, ये ओ था, ओ एक्स की लेंथ है 27 और एक्स वाई इसकी लेंथ है 18। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों ट्रायंगल ये वाली और ये वाली सिमिलर हैं तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। आप कहेंगे बिल्कुल रेशियो सेम होगा। तो इन साइडों का रेशियो निकालते, तो ये 9 दूनी 18, 9 तीय 27। तो इन साइडों की लेंथ का रेशियो आ गया 2:3। इन साइडों की लेंथ का रेशियो आ गया मेरे बच्चे 2:3। तो इसका मतलब इसकी हर एक साइड की लेंथ का रेशियो 2:3 होगा, यानी ये साइड 2 होगी तो ये वाली साइड 3। क्या आप सहमत हैं इससे? आप कहेंगे हाँ मान ली सर, आगे बढ़ो बात। तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो ये लेंथ कितनी होगी बाबू? 1। तो ये लेंथ हो जाएगी 1, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 होगी। पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 2 है तो ये लेंथ कितनी आ गई? 1। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं वापसी से अपने सवाल पे आता हूं। क्या कि इसे मिटा देता हूं मैं। अब मुझे बताइए मेरी बात कि भैया ये x जो था, ये लेंथ थी कितनी? एक्स वाई 18 और ये लेंथ थी 27। आप कहेंगे हाँ सर मान ली ये बात, ये 18 थी ये 27 थी। तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? यहां से यहां तक की पूरी लेंथ कितनी होगी? तो आप कहेंगे 27 और 18 का जोड़ करेंगे सर 54 हो गई। तो सर ये जो लेंथ है, ये पॉइंट था ओ, तो सर ये पूरी लेंथ आ गई 54। ये पूरी लेंथ आ गई मेरे प्यारे बच्चों 54। आप कहेंगे हाँ ठीक है, पूरी लेंथ आ गई 54। हाँ है ना। अब कह रहा है क्या? कहता है जी इन लाइनों को आगे बढ़ा दिया। इन लाइनों को आगे बढ़ा दिया। इन लाइनों को आगे बढ़ा दिया। ठीक है जी, इन लाइनों को आगे बढ़ा दिया। सर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है वाई। सर अब सिर्फ इस वाली ट्रायंगल पे नजर दौड़ाइए और किसी पे नहीं, इस वाली पे। अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात समझाई कि ये पैरेललोग्राम है, इसलिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। आप कहेंगे बिल्कुल होगी। और पैरेलल है तो इस साइड की लेंथ 3 दे रखी है इसकी 1, तो इनकी साइडों का लेंथ का रेशियो 3:1 होगा। तो ये पूरी लेंथ 3 होगी बाबू। तो ये लेंथ कितनी होगी? 1। और ये पॉइंट था जेड।
तो ये लेंथ यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, ये पूरी 3 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये कितनी बची 2 यूनिट। तो 2 यूनिट 54 है, तो 1 यूनिट 27 होगा, तो 3 यूनिट कितना होगा 81। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की लेंथ आ जाएगी आपकी 81। पूछा क्या वाई जेड, अच्छा 1 यूनिट पूछा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 27 है। अच्छा 18 जमा 27 45 हुआ, 5 45, माफ करना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ये लेंथ आ गई मेरे बच्चे 45, माफ करना। अगर ये 45 है तो अब आपको ये देखना है कि भैया 2 यूनिट 45, तो 1 यूनिट की लेंथ होगी 22.5, माफ करना भाई, क्योंकि ये लेंथ 18 और 27 को जोड़ेंगे तो ये 45 बनेगी। हाँ है ना? तो मेरे बच्चों ये जेड वाई की लेंथ आ जाएगी 22.5, माफ करना। ये आपका सवाल बिल्कुल सही सही है। दीपक आ लगा 22, लगा दे सारी। सारी लगा दे जो मैंने करा रखी, मेरे को याद है 2 दिन में मैं अपने आप हटा दूंगा, सारी लगा दे बस। सनम और सब दिया का दो, मिलके फरियाद करो। कल ये वाला सॉल्व हो गया था ना भाई हमारा, ये भी हो गया था। मेरे प्यारे बच्चों बताना, कल यही आखिरी सवाल था ना हमारा, ये कोई क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर बनाना था इस तरीके से, यही था ना कल हमारा आखिरी सवाल, जल्दी से बताना। जेंस का आंसर √5/√2 था, जल्दी से बताइए। कल वाली क्लास अपलोड नहीं हुई, अभी चेक कराता हूँ, आए ना, तो यही था, यहां से आ जाइए। करिए मेरे प्यारे बच्चों जी, कल वहां तक हो गया था, इससे आगे पढ़ना चालू करते हैं। जल्दी से पढ़िए और ये बताइए ऐसा सवाल मैंने करा दिया, इसके ऊपर रिजल्ट मैंने लिखवा दिया कि नहीं लिखवाया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि ये कोई ट्रायंगल है ABC, ABC कोई ट्रायंगल है, इसमें AB की लेंथ 19 है, इसकी लेंथ 22 है, और कह रहा है इसकी दो मध्यिकाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटती हैं, एक दूसरे को 90 पे काटती हैं। तो कह रहा है कि भैया BC की लेंथ बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जल्दी से करके बताइए, इस पे मैंने आपके साथ एक रिजल्ट डिस्कस किया है कि नहीं किया। जी, तो बिल्कुल सही बताया शुभम ने कि सर आपने एक रिजल्ट डिस्कस किया था कि ऐसे केसेस में AB² प्लस AC² बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ BC²। बस मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू रख देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यारो सब दुआ करो,
मिलके फरियाद करो। भाई 2020 वाले जो पेपर थे जो 2021-22 में हुए वो पहले कराए, अब ये करा रहा हूँ। 2013 से स्टार्ट किया है, 2019 तक जाएंगे, उसके बाद फिर 21 और 22 के भी क्वेश्चन उठाएंगे। अभी जो सीजीएल प्री हुआ था, सीएचएसएल हुआ था, इनमें ज्योमेट्री के बिल्कुल ही फुद्दू क्वेश्चन डाले हुए थे। तो जो अच्छे सवाल है मैं केवल वही पिक कर रहा हूँ। कहता है एक त्रिभुज एबीसी में ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, एडी कोण एबीसी के आंतरिक कोण का समद्विभाजक है। इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर एडी, डीई को डी से होकर बीसी के समानांतर बनाया जाता है। डीई को गलत हो गया, एडी इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अच्छा, ऐसे नहीं कह रहा, कह रहा है एडी त्रिभुज एबीसी के कोण बी के आंतरिक कोण समद्विभाजक का ध्यान देना। कह रहा है कि भैया इस कोण का ना समद्विभाजक खींच दो आप, इस वाले कोण का ना आप क्या खींच लो, समद्विभाजक खींच दो एंगल बी का। तो ये आपने इसका समद्विभाजक खींच दिया। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। कहता है इस कोण का कोण समद्विभाजक खींच दो। ठीक है जी, इस कोण का क्या खींच दो, कोण समद्विभाजक। तो ये एंगल बाइसेक्टर ऐसा सवाल ने कहा है। कहता है इस कोण का कोण समद्विभाजक खींच दीजिए। एडी जो है वो इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर बाबू परपेंडिकुलर बना रहा है, ऐसा कह रहा है। कहता है जी वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है, ये कोई पॉइंट है डी। तो कह रहा है एडी जो है वो एंगल बी के एंगल बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर बना रहा है। अब आगे कह रहा है कि डीई को डी से होके बीसी के समानांतर बनाया गया जाता है जब एसी ई पर मिलता है। अब भैया जी सवाल में कह रहा है कि यहां एक लाइन है जो खींची गई है डीई, और ये जो लाइन डीई है ये बेसिकली बीसी के पैरेलल है। ये जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल है। जो लाइन डीई खींची गई है ये बीसी के पैरेलल है, ऐसा सवाल में कहा है। तो अब मेरे बच्चों में इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 90 है तो नेचुरल है ये एंगल भी क्या होगा 90। तो ये 90 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा 90 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों की दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाएंगी, कोंग्रुएंट हो जाएंगे। आप कहें क्यों हो जाएंगी सर कोंग्रुएंट? इस वजह से कोंग्रुएंट हो जाएगी बाबू, कहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है, ये साइड दोनों की कॉमन हो गई, और ये एंगल 90 90। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया मेरे बच्चे, कोंग्रुएंट हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, कोंग्रुएंट हो गई ट्रायंगल। और ये दोनों त्रिभुजें अगर सर्वांग सम है तो हर चीज बराबर होगी, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और अगर ये दोनों बराबर है यानी जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होगा, मिड पॉइंट। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ क्या होगी, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। ये रेखा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु। ये रेखा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु होगी, हाँ है ना। और ये जो लाइन होगी ये मिड पॉइंट होगी, और मिड पॉइंट है तो इसकी लेंथ का रेशियो 1:1 है। तो अगर ये लेंथ 1:1 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ भी तो 1:1 होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर ध्यान दें तो इस वाली ट्रायंगल में ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो इस वाली ट्रायंगल में मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। तो अगर ये रेशियो 1:1 है तो ये रेशियो भी क्या होगा, 1:1। अब पूछा क्या है, कहता है एसी की लंबाई 12 है तो ए ही बताइए। कह रहा है ये पूरा एसी है, इसकी लंबाई है 12 तो ए ही होता हो, तो एक एक होगा, यानी दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये लेंथ आएगी 6 और ये लेंथ भी आएगी 6। तो दिस इज योर आंसर। पक्का? आइए दोस्त करिए जी।
करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए पिछला सवाल समझ आया कि नहीं आया आपको। देखिए मेरे बच्चे, ये क्या क्या कलाकारी है इसके अंदर। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं ट्रायंगल ए बी सी, द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये कोई ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी, एम इज द मिड पॉइंट, एम बी सी का मध्य बिंदु है और एन ए एम का मध्य बिंदु, यार ये हो तो चुका शायद, एन ए एम का मध्य बिंदु है। बी एन को आगे बढ़ाया गया, कहता बी एन को आगे बढ़ाया गया बाबू, ओ वाओ, दैट इज ग्रेट क्वेश्चन। कहता बी एन को आगे बढ़ाया गया, जो एसी को डी पर काटता है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 20 है, तो ए एंड डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या होगा। मेरे बच्चे बहुत ही प्यारा सवाल, चलिए समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात तो स्पष्ट हुई कि सर एम जो है वो मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो मैं ये कह सकता हूं ये ए एम मीडियन हो गई, और मीडियन है तो जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना ही इसका होगा, तो पूरी ट्रायंगल का 20 है, तो इसका मतलब इस वाली ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 10, इस ट्रायंगल का एरिया आएगा 10। आप कहेंगे हाँ सही है। अब आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपने मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम भी पढ़ा होगा, वरना मैंने क्लास में वैसे भी ये चीज़ें पढ़ा रखी है कि हमें ऐसे केसेस में करना क्या होता है कि इस लाइन के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। जब आप पैरेलल लाइन खींच लोगे तो आप ये देखोगे कि ये एन मिड पॉइंट है इस वाली ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल में आना। अगर एन मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल खींचिए, तो ये रेशियो 1:1 है, तो ये रेशियो भी 1:1 ही होगा, यानी ये रेशियो भी 1:1 होगा। आप कहेंगे ठीक है। अब मेरे बच्चे, आप इस वाली ट्रायंगल में आ जाइए,
इस वाली ट्रायंगल में आ जाइए। ये लाइन इसके पैरेलल है, एम मिड पॉइंट है, तो ये रेशियो 1:1 है, तो ये रेशियो भी क्या होगा 1:1। ये लेंथ होगी 1:1 सबसे पहले। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों ये रेशियो 1:1:1 आ गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को यहां से पिक करने के। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या होगा समझते हैं। पहला तरीका ये होगा, ये पॉइंट था एन और ये पॉइंट था एम। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये रेशियो 1:1 है। आप कहेंगे हाँ है। तो मेरे भाई एक बात समझाना मुझे, ये एंगल कॉमन है कौन सी दो त्रिभुज में? ए एन डी में और ए एम सी में। इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में भी और ए एन डी में ये भी है। तो अगर मैं इनके एरिया का रेशियो निकालूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी, दोनों में वो एंगल कॉमन होना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं ए एन डी का निकालूंगा तो अगल बगल की साइडों का मल्टीप्लीकेशन ए गुना ए की रहेगा। और यहां पूरी बड़ी त्रिभुज ले लूं ए एम सी में तो ये एंगल कॉमन है, तो इसका एरिया हो जाएगा एक, और ये साइड हो जाएगी 2 और ये साइड हो जाएगी 3, तो इसके एरिया का आ जाएगा 2 गुना 3। मतलब इनके एरिया का रेशियो आ जाएगा 1:6। क्या आप इस बात से सहमत है? आप कहेंगे बिल्कुल सहमत है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि एएमसी का एरिया दे कितना रखा है? 10। एएमसी का एरिया कितना दे रखा है? 10। आप कहें कैसे? क्योंकि पूरी एबीसी का एरिया 20 था, तो एम मिड पॉइंट था, तो एएमसी का एरिया कितना होगा? आधा। तो ये वाली वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है मेरे बच्चे क्या होगी। तो आप ऐसे देखिए, यानी इस ए एंड डी का एरिया क्या होगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आप ऐसे देखिए कि ए एंड डी का एरिया हमको निकालना है, एरिया ऑफ ए एंड डी। एएमसी का एरिया 10 दे रखा है, बराबर 1/6। सोल्व करेंगे, 2×3 = 6, 2×5 = 10, 5 ऊपर चला जाएगा तो एरिया आ जाएगा 5/3। 5/3 का मतलब बना 3 1.66। कहीं है तो मेरा आंसर आ जाए। तो ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आए ना। 10/3 नहीं आएगा, उत्तर आएगा 5/3, यानी 1.66। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आप बताइए और किस किस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि यहां जितना डिस्कस करेंगे उतना बढ़िया से सीखेंगे।
देखिए यार, और कैसे कैसे सोच सकते हैं। मेरा काम आपको अलग अलग तरीकों से चीजों को समझाना है। आप कितना खूबसूरत तरीके से समझ पाते हैं। देखिए यार, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं ट्रायंगल ये वाली ले लूं, बल्कि ये वाली नहीं लेता, ये वाली लेता हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूं तो ये मिड पॉइंट है, आप कहेंगे हाँ। और ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर इसकी लेंथ एक होगी तो इसकी लेंथ कितनी लेनी होगी, तो क्योंकि मिड पॉइंट है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये लेंथ अगर आप 1 यूनिट लोगे तो ये लेंथ कितनी लेनी होगी, 2 यूनिट। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब मेरे बच्चों अगले पॉइंट पे आना मेरे, क्या, और बहुत समझदारी से समझना। अब अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूं तो आप जानते हैं कि ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन की आधी होगी। तो ये 2 है तो ये पूरी लाइन कितनी होगी, 4। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो ये लेंथ 2 है तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 4। 4 में ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ कितनी होगी, 3। तो यानी इनकी साइडों की लेंथ का रेशियो हो गया 3:1। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये ट्रायंगल आपको बना के दे रहा हूं, ये ये वाली लेंथ मैं आपको बना के दे रहा हूं, और ये तो खतरनाक हो रही है। ये ए है, ये बी है, ये डी है, और ये कोई पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों एन। और आपने ये देखा कि इनकी साइड की लेंथ का रेशियो 1:3 आया। अभी मैंने प्रूफ करके बताया ए बी डी ट्रायंगल में कि इनकी साइड की लेंथ का रेशियो 3:1 है। अब आप ये बात भी बहुत खूबसूरत तरीके से समझते होंगे कि अगर मेरे बच्चे मैं इस वाली ट्रायंगल में आऊं तो पूरी बड़ी ट्रायंगल जो है ए बी सी, इसका एरिया कितना दे रखा है, 20। अगर मैं यहां से मीडियन खींच रहा हूं तो ये एरिया कितना आ गया, 10। तो इसको हटा देता हूं। अब मेरे बच्चों एन भी तो इस साइड का मिड पॉइंट है, तो ये पूरा एरिया 10 था, एन मिड पॉइंट है, तो यहां से मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये भी तो मीडियन बनी। तो ये भी तो 2 इक्वल एरिया में बटेगा, तो ये एरिया कितना आएगा, 5। इसका मतलब बाबू ये वाला एरिया है 5। और आपने ये चीजें तो सुनी है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा ट्रायंगल एक ही मतलब स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड और उनका एक कॉमन वर्टेक्स होते हो तो उनके एरिया का रेशियो वही होता है जो उनके बेस की लेंथ का। तो इनके बेस की लेंथ 3:1 है तो एरिया भी 3:1 होगा। तो 3 यूनिट 5, 1 यूनिट 5/3। तो ये लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 5/3। सो दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है, हाँ है ना, पक्का। आइए, बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सवाल करिए। आइए मेरे बच्चे,
कह रहा है एक वृत्त में 30 डिग्री की चाप है जो एक दूसरे वृत्त की चाप से दोगुनी। कहता है दो सर्कल हैं, मतलब दो सर्कल की आर्क है। एक सर्कल समझिए ये है, एक सेक्टर ये है, ठीक है जी। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क है एल, और ये एक दूसरा है, इसकी लेंथ ऑफ आर्क सवाल में कह रहा है कितनी है। कहता है 30, एक वृत्त में 30 डिग्री की चाप है जो एक दूसरे वृत्त की चाप से दोगुनी है। कहता है ये इससे डबल है, यानी इसकी लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट है तो इसकी लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, 2 यूनिट। यदि दूसरे वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की तुलना में 3 गुनी है, और कह रहा है कि इसकी रेडियस 1 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी मेरे बच्चे, 3। ऐसा सवाल ने कहा। कहता है इनकी रेडियस की लेंथ का रेशियो यही है ना, एन आर्क ऑफ 30 डिग्री इन वन सर्कल इज डबल एन आर्क इन ए सेकेंड सर्कल विच इज, अच्छा इसकी रेडियस 3 गुना है। कहता है इसकी रेडियस 1 है तो बाबू इसकी रेडियस है 3 गुना। तो ये कह रहा है कि ये एंगल निकाल के बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या रहता है, थीटा बटे 360 ना थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, आर की वैल्यू 1 है। उस वाले सर्कल में अगर मैं आर्क की लेंथ पूछूं तो थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, वहां आर की वैल्यू 3 है। और कहता है ये पहले वाले की लेंथ ऑफ आर्क आई, ये दूसरे वाले की लेंथ ऑफ आर्क आई। कहता है इनका रेशियो है 2:1। तो देखो पाई बटे 180 से पाई बटे 180 कटा, 3 से काटा 10 आया, 2 से काटा 5 आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 5 डिग्री। तो यानी उस वाले सेक्टर की जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा मेरे बच्चे, 5 डिग्री। आए ना। अच्छा दिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया। करिए जी। मेरे वाले पे ले लो जीएसटी पे। अच्छा दिला दिया तूने। कहता है किसी वृत्त का केंद्र ओ है, ए बी व्यास है, सी डी चापकोण है जो कि ओसी त्रिज्या के बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, ये रिजल्ट आपको पता है कि नहीं, नहीं पता है तो सीख लीजिए। कि मान लीजिए कोई सर्कल है और ये सर्कल का बाबू कोई डायामीटर, ये सर्कल का कोई डायामीटर, ठीक है, ये व्यास है। अगर यहां से दो लाइनें में ऐसे गुजार दूं, तो जहां ये टकरा रही हैं इस सर्कल को, अगर यहां से सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, कहानी क्या है कि डायमीटर से होके ये लाइनें जाएं बाहर मिले गई, और जहां ये सर्कल को काट रही वहां से सेंटर पे बना हुआ एंगल अगर थीटा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये हमेशा ही 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। हाँ जी। अब इसी थ्योरम को यहां अप्लाई करना है। सवाल में कह रहा है जी एक सर्कल है, ये सर्कल हो गया जी, ए बी सर्कल का डायमीटर है बाबू,
ओ सेंटर है जी। अब कह रही है भैया यहां से 2 लाइनें गई हैं, ये एक लाइन ऐसे, ठीक है जी, ये 2 लाइनें गई और जहां ये काट रहा है सर्कल को, ये कोई कोड है सी डी, ये कोई कोड है मेरे प्यारे बच्चों सी डी, और इत्तेफाक से जो ये कोड सी डी है ये सर्कल की रेडियस के बराबर है। ये जो कोड सी डी है ये सर्कल की रेडियस के बराबर है, यानी ओसी के बराबर है। तो ओसी क्या हुआ, आर। तो कह रहा है जी ये लेंथ भी क्या है, आर। ऐसा सवाल ने कहा है कि भैया ये उसके बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी सर्कल की क्या हुई, रेडियस। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट को मिलाओगे रेडियस होगी। तीनों साइडें बराबर आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, और ये वाला एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 60 है तो ये निकाल देंगे। आप कहेंगे जी निकल जाएगा, ये 60 है तो ये भी निकल जाएगा। हाँ है ना, निकालो तो कैसे निकलेगा। तो सर ये हो जाएगा 90 माइनस, ये 60 है तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस 60/2। काटेंगे 30 आएगा, 90 में 30 गया तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है बाबू, इस रिजल्ट को ध्यान रखना, इस वाले को, बहुत अच्छा रिजल्ट है। करिए जी। देखो मेरे बच्चे, कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, आर है 54 डिग्री। बिंदु एस से पी क्यू को समद्विभाजित, समद्विभाजक लंब क्यू आर से
क्यू आर को टी पे मिलता है। कहता है इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया मेरे बच्चे, किस लाइन का, किस ट्रायंगल का, आपने खींचा है पी क्यू लाइन, पी क्यू का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जानते हैं क्या होता है, जो दो बराबर भागों में भी बांटे और 90 डिग्री का कोण भी बनाए, जो 90 डिग्री का कोण भी बनाए और दो बराबर भागों में बांटे, यानी इसे दो बराबर भागों में भी बांटेगा और 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा, मिड पॉइंट से होकर गुजरेगा। समझते हैं बात को। और कह रहा है कि इसने क्यू आर को काटा है कहां पे, टी पे, ये कोई पॉइंट है एस। कहता है टीपीआर, टीपीआर ये वाला जो पॉइंट है ये है भैया 46, ये एंगल है 46 डिग्री, ये एंगल है 46 डिग्री। तो पी क्यू आर बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। आप कहेंगे क्यों हो गई सर कॉन्ग्रुएंट, इसलिए ये साइड इस साइड के बराबर, आप कहेंगे हाँ। ये साइड दोनों में कॉमन, हाँ, ये 90 ये 90, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई, और कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, बराबर, हाँ है ना। तो यानी ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये कोई ट्रायंगल है, ये 46 डिग्री है, ये 54 डिग्री है, तो 46 और 54 को जोड़ेंगे 100, तो ये पूरा कोण होगा 100। तो 100 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो ये कोण कितना आएगा, 50। ये भी कितना आएगा, 50, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट के इक्वल होगा। तो ये कोण आ गया 50, ये कोण भी आ गया 50। अब ये 50 ये 90, तो ये कितना आएगा, 40 डिग्री। और यही तो पूछा हुआ शायद पी क्यू आर। तो पी क्यू आर की वैल्यू पूछी तो वो आएगी मेरे बच्चे 40 डिग्री। हाँ जी, बताइए जी। बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट पे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी। अगर मैं यहां से एंगल बाइसेक्टर खींच दूं और मान लीजिए ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है आई, तो आपको याद होगा ये रेशियो मैंने सिखा रखा है आपको क्लासेस में कि ए आई बटे आई डी का जो रेशियो है, आई माने इन सेंटर, वो बराबर होगा ए बी प्लस ए सी बटे बी सी के। हाँ है ना, ये बात समझते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ ये बात समझते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहां से एंगल बाइसेक्टर ना वो सॉरी एंगल बाइसेक्टर खींच दो और इसका नाम ई रख लूं, ये आई हुआ, तो यहां आप कह देंगे कि सर बी आई अपॉन आई डी का जो रेशियो है वो हो जाएगा कितना, बी आई इज टू आई ई का रेशियो होगा आई ई का रेशियो हो जाएगा कितना सर, ए बी प्लस बी सी बटे ए सी। हाँ है ना, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। अब इन्हीं चीजों का आपको यहां इस्तेमाल करना था। कहता है एओ इज टू ओई, तो एओ इज टू ओई क्या बनाएगा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इज टू बी सी। भाई ए ओ इसको बड़ा बनाना है तो समझो ए ओ, ओ जो है अंत केंद्र इन सेंटर, ए ओ इज टू ओ ई क्या होगा, ए बी प्लस ए सी बटे बी सी। हाँ है ना, ये दे रखा है 5:4, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है सी ओ इज टू ओ डी, सी ओ इज टू ओ डी, सी ओ इज टू ओ डी, तो ये इसका रेशियो क्या होगा, ए सी जमा बी सी इज टू ए बी। ये रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3:2। हाँ है ना, आप कहेंगे ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि बी ओ इज टू ओ एफ, बी ओ इज टू ओ एफ बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बटे ए सी। एक बार मेरे प्यारे बच्चों ये चेक करके बताइए कोई गलती तो नहीं है इसमें।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, इस सवाल को हम रेशियो से उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? भाई यहां देखें तो ये ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी है, तो ये भी यहां पे भी तीनों ही साइड है त्रिभुज की, यहां पे भी तीनों साइड है। यहां तीनों साइडों का जोड़ बैठ रहा है 9 और यहां तीनों साइडों का जोड़ बैठ रहा है 5। ऐसा थोड़ी होगा, दोनों जगह तीनों साइडों का योग तो एक ही रखना होगा, यानी ट्रायंगल का पेरीमीटर तो हर जगह किसी भी तरीके से लो बराबर ही आना चाहिए। भाई अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की तीनों साइड का जोड़ हमेशा ही बराबर आएगा, चाहे आप पहला ये ले लो दूसरा ये तीसरा, या पहला ये दूसरा ये तीसरा, जोड़ तो जोड़ ही है। तो मेरे बच्चे ने बराबर करने के लिए इसे 5 से गुना करो, इसे 9 से, तो इसे 5 से करो, इसे 5 से, इसे 9 से करो, इधर 9 से। इसका मतलब ए बी की लेंथ कितनी आ गई मेरे भाई? 18। ए बी की लेंथ हो गई 18। बी सी की लेंथ कितनी होगी भाई? 20। तो 18 और 20 38। और टोटल लेंथ कितनी? ए बी बी सी सी ये तीनों की मिला के 45। तो 45 में से 38 घटाया तो कितना बचा? 7। तो यानी बीओ इज टू ओ एफ का रेशियो आएगा 38:7, यानी 38/7। बहुत सुंदर। आई, देखिए यार ये सवाल है बेहद प्यारा, अगर इस फिगर को आप मैच कर पाए तो करना। ये यहां 90 दिया हुआ, करिए मेरे प्यारे बच्चों।
मेरे बच्चों देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को थोड़ा बड़ा करके समझाता हूं ताकि हम जल्दी से इसे समझ पाए बाबू। ये मेरे प्यारे बच्चों एक सर्कल है, ये सर्कल की टेंजेंट है। सवाल में कह रहा है ये कोई कोड है, अरे रे रे, ये कोई कोड है मेरे प्यारे बच्चों, और यहां से ये कोई लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना रही है। ये ओ सर्कल का सेंटर है। अब आप जानते हैं कि ये टेंजेंट है, और टेंजेंट है तो सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये कोण उसने दिया है 45 डिग्री का। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कोण 45 है, ये पूरा 90 होगा, तो ये कोण भी कितना आएगा? 45 डिग्री। आप कहेंगे हाँ सर, ये बात हम मान लेते हैं कि 45 डिग्री आएगा। अब आप इस बात से भी जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से सर्कल की कोण के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर बनाओगे, सर्कल के सेंटर से सर्कल की कोण को जब परपेंडिकुलर बनाओगे, तो वो यानी सेंटर से कोण के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया है, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। जितनी ये लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी। नियम है ना, कि सेंटर से कोण पे परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है दी गई आकृति में पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। कोण पी का कोण समद्विभाजक, कोण पी का कोण समद्विभाजक। देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे बच्चे। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री का होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। ये 60 का होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। बिल्कुल सर। ये पूरा एंगल क्या कह रहा है? पी क्यू आर इक्विलेटरल है, ये पूरा 60 है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितने का होगा जी? 30 डिग्री का होगा। बिल्कुल होगा सर, ये भी 30 डिग्री का होगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ऐसा सवाल ने कहा कि इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड पी एस इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर टी इज टू आर टी इज टू आर क्यू। तो कह रहा है कि भैया आर टी और आर क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कुल मिला के समझाना है। तो देखो मेरे बच्चे, बड़ा ही आसान है फिर सवाल करना। आपको पहली बात तो ये समझनी होगी, पहले आप समझाओ फिर मैं समझाता हूं जल्दी से। देखिए
छोटी छोटी बेसिक बातें, कई तरीकों से आप सवाल को उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए सर्कल है और सर्कल में ये कोई पॉइंट है पी और ये कोई पॉइंट है क्यू, यहां से अगर मैं ये एंगल 60 डिग्री का बना रहा हूं, 60 डिग्री का बना रहा हूं आर पे, तो ये वाला एंगल भी तो 60 ही डिग्री का बनाना होगा। क्यों? क्योंकि सेम आर्क से बने एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर इस वाली आर्क से ये एंगल 60 का बन रहा है तो ये वाला एंगल भी कितने का बनेगा? 60 का आपका, बिल्कुल। तो अब मेरे बच्चों इस वाले ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, ये 30 का, ये 60 का, 90 का, तो ये कितने का बनेगा? 60। तो ये होगा 30 का, क्योंकि 90 और 90 180, तो ये 30 का आएगा। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको कि ये एंगल 30 का बनेगा, ये एंगल 60 का है, तो ये एंगल कितने का बना? 120 का। और अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वाले ट्रायंगल में ये 120 है, ये 30 है, तो ये कितना बनेगा? 30 का। और अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइडें भी तो इक्वल होंगी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इनका रेशियो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1:1। हाँ है ना? करिए जी, करो मेरे बच्चे। जिसमेंद्र भाई मीन्स के बाद आना, जल्दी से करिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। आप पहले करिए, मैं तब तक फिगर बना दूं। मेरे बच्चों सबसे पहले आप ये बताओ कि एंगल बाइसेक्टर कहां मिलते हैं? तो आप कहेंगे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं इन सेंटर पे। भाई कह रहा है कि बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर, सारे एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है बी। ठीक है जी, ये बी पॉइंट हो गया, इसका मतलब बी इन सेंटर हुआ। और पी बी आर दे रखा है 150 डिग्री, ये जो एंगल दे रखा है ये 150 डिग्री दे रखा है। अब मेरे बच्चों ये मैंने समझाया कि अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल बाइसेक्टर है, इन सेंटर है, तो ये वाला एंगल हमेशा ही 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा। आप कहेंगे हाँ, और ये दे कितना रखा है? 150। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। सोल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60, 60 नहीं 120। क्यों? क्योंकि 120 होगा तो ये आ जाएगा 120/2 आ जाएगा कितना? अरे रे रे, मैं गलत बता रहा हूं। 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है भाई, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे कितनी? 60 डिग्री। 120 डिग्री आएगा, 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है ये बड़ा हो जाता है। तो ये 90 गया 60, थीटा की वैल्यू 120 थी, यानी ये वाला कोण आएगा मेरे प्यारे बच्चों 120 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला एंगल आएगा 120 डिग्री का। अब कह रहा है कि पीक्यूआर में सभी शीर्षलम ए पर मिलते हैं, कहता है सारे अल्टीट्यूड ए पे मिलते हैं, अल्टीट्यूड ए पे मिल रहे हैं। तो जहां सारे अल्टीट्यूड मिलते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। वो पॉइंट क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो कहता है पी ए आर, बताइए क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये रिजल्ट भी पता होगा बहुत अच्छे से कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल हर हाल में 180 माइनस थीटा होगा, अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो ये वाला एंगल क्यों हमने निकाल लिया, कितना है? 120 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये 180 में से 120 गया, ये एंगल आएगा 60 डिग्री। बस ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये एंगल आएगा मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री। हाँ जी भाई, करिए जी।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भाई एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, क्या कि ये लाइन और ये लाइन तीनों ही आपस में पैरेलल है। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, ये बात मान लेते हैं आपकी कि तीनों ही लाइनें आपस में पैरेलल है। दे रहे हैं, अगर तीनों ही लाइनें सर पैरेलल हैं तो आप ये बताइए, ये लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है जी, फिर ये लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है जी, और फिर ये लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर। बाबू समझने की देर है और कुछ नहीं है, तीनों ही परपेंडिकुलर होनी है। आप कहें क्यों होनी है, दे भी रखी, नहीं तो ये टेंजेंट भी हो रही थी, ठीक है, बाकी गिवन है सवाल में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा भी दूं यहां से, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, तो आप देखेंगे कि जब इसको मैं इससे मिलाऊंगा तो ये एक ट्रेपीजियम बनी। क्या बनी मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेपीजियम। और इस ट्रेपीजियम में ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन है। आप कहेंगे हाँ, ये वाली लेंथ है 9, ये वाली लेंथ है मान लीजिए x, ये हमें निकालना है, ये है p, ये है r, ओ सर्कल का सेंटर है, ये कोई पॉइंट था m, ये s और ये t। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, ओ एम बी जो लाइन है वो पैरेलल है बेसिकली इन दोनों की, क्योंकि परपेंडिकुलर में कर रही है। तो अगर किसी ट्रेपीज में दो लाइन के पैरेलल हमने ये लाइन खींची और ओ मिड पॉइंट होगा इसका, क्यों, क्योंकि ओ सेंटर है, पी ओ और ओ एस बराबर होंगी क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। तो अगर ये रेशियो 1:1 है मेरे बच्चे, तो इस बात का मतलब यहां पे भी ये मिड पॉइंट होगा। और आपको याद होगा ट्रेपीजियम में मैंने कल या लास्ट क्लास में आपको ये बात बताई थी कि किसी भी ट्रेपीजियम की दो जो नॉन पैरेलल साइड है उनके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लेंथ बनेगी वो इन दोनों साइडों के जोड़ का आधा होगा, और इनके डायगोनल के मिड पॉइंट मिलाओगे तो इन दोनों साइड के डिफरेंस का आधा होगा। तो ये 9 जमा एक्स बाई 2 थी, ये वाली जो लेंथ होगी ना बाबू, ये 9 जमा एक्स बटे 2 होगी। और ये दे कितनी रखी है बाबू, 5। तो एक्स की वैल्यू यहां से सोल्व करोगे 1, यही आपका आंसर। आप कहें 5 क्यों दे रखी है, क्योंकि सर्कल की रेडियस 5 है, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल की किसी भी पार्ट की लेंथ रेडियस कहलाती है। तो ये आएगी मेरे बच्चे कितनी, 5। हाँ है ना, दे रहे हैं दो। करिए बाबू, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस फिगर को भी थोड़ा साफ सुथरा बनाते हैं। कई बार एसएससी जानबूझ के ऐसी फिगर बना के देता है कि आदमी का मन खराब हो ही हो, वो समझे नहीं पाए हो क्या रहा है। कह रहा है ये कोई टेंजेंट है, इसका नाम बी है, ये ए, और यहां से किसी की जीना इसी का नाम है, ये ओ है बाबू, ये सी है, ये बी।
तो आप बखूबी इस बात को समझते होंगे। अच्छा, बीसी की लेंथ उसने 36 दे ही दी है ना। और भैया सर्कल की रेडियस भी दे दी 10। ए बी की लेंथ 24 है, ये लेंथ 24 है और ये पूरी लेंथ है 36। ये लेंथ है 36। हाँ है ना। अब बाबू कह रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए क्या हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे सर्कल के सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे तो 90 बनाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये कितनी साइड है 10, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। अब आप इस बात से भी वाकिफ होंगे कि भैया अगर ये लेंथ 10 है, ये लेंथ 24 है, तो ये लेंथ कितनी होगी 26। ट्रिपलेट है। और मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे अगर एल्टीट्यूड खींच दिया जाए तो इस एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी सिखाई थी। आप कहेंगे हाँ सिखाई थी। क्या था? परपेंडिकुलर इनटू बेस 10 गुना 24 बटे 26। 2 13 26, 2 12 24, 120 बटे 13। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको अब हटा लूं किसी की तो यानी यहां से अगर मैं यहां एल्टीट्यूड खींचूं तो इस एल्टीट्यूड की लेंथ अभी आपको सिखाई कितनी होगी 120 बटे 13, इस वाले एल्टीट्यूड की। है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले एल्टीट्यूड की लेंथ होगी 120 बटे 13। अब क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते? ये हो गया बेस 36, ये हो गई हाइट 120 बटे 13। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो यार। एरिया का फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 36 और हाइट हो गई मेरे बच्चों 120 बटे 13। सो माई डियर स्टूडेंट, दैट इज योर राइट आंसर। हाँ है ना, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। करिए भैया जी। या चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपके साथ, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।